नमस्कार, मेरा नाम है नेहा शुक्ला और आप देख रहे हैं जस्ट टीवी। स्ट्रेट टॉक के सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। स्ट्रेट टॉक का विषय कैसा हो, क्या हो, इसे और सार्थक कैसे बनाया जा सकता है, कुछ इस तरह की बातें मन में चलती रहती हैं। लेकिन देश में लोकतंत्र और राजनीति का जो स्तर लगातार बना हुआ है, उसे देखकर खुद को रोक नहीं पाती और इसी से जुड़े विषयों पर चर्चा करना उचित लगता है। आप दर्शकों का इस बारे में कोई सुझाव हो तो कृपया हमें जरूर इसकी जानकारी दें। आपके सुझाव से ही इस मंच को और मजबूती मिलती है, इसीलिए अपना समर्थन और स्नेह बनाए रखिए। आइए देखते हैं आज का विषय क्या है। संसद के फोरम पर आकर वह क्षमा याचना करें अध्यक्ष महोदय। संसद में बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत सोमवार को हो गई, लेकिन नजारा वही घिसा पिटा ही था। यानी कि दोनों सदनों में खूब हंगामा। विपक्ष के सांसद तो हंगामा करते ही हैं, सोमवार को सत्ता पक्ष के मंत्री सांसदों ने खूब हंगामा किया। बीजेपी सांसदों को राहुल गांधी का ब्रिटेन वाला बयान आक्रामक बना रहा था, तो कांग्रेस के सांसदों को पीएम नरेंद्र मोदी का कथित तानाशाही शासन गुस्से में लाल कर रहा था। श्री राहुल गांधी जो इसी सदन के सांसद हैं, राहुल गांधी ने लंदन में जाकर भारत को बदनाम करने की कोशिश की है और कहा है कि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था पूरी तरह से तहस नहस हो रही है और विदेशी ताकतों को आकर यहां पर भारत के लोकतंत्र को बचाना चाहिए। कि भारत की गरिमा पर, भारत की प्रतिष्ठा पर उन्होंने गहरी चोट पहुंचाने की कोशिश की है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह मांग करता हूं कि पूरे सदन के द्वारा उनके इस व्यवहार को कंडेम किया जाना चाहिए और उनको यह आपके द्वारा निर्देश दिया जाना चाहिए कि संसद के फोरम पर आकर वह क्षमा याचना करें। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि वरिष्ठ नेता ने भारत के लोकतंत्र के ऊपर प्रहार किया। भारत में जिस प्रकार से एक विदेशी देश में जाके जिस प्रकार से उन्होंने भारत की सेना का अपमान किया, भारत के सदन का अपमान किया, अध्यक्ष का अपमान किया, जिस प्रकार से उन्होंने प्रेस का अपमान किया, जुडिशरी का अपमान किया और पूरे देश ने देखा कि विदेशी धरती पर जाकर विपक्ष के नेता ने किस प्रकार से पूरे भारतवासियों के ऊपर चोट लगाई है। मैं समझता हूँ पूरे देश और हर भारतवासी का उन्होंने माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने यहाँ के सेना की माफी मांगनी चाहिए, सदन में आके प्रेस की, जुडिशरी की, भारत में जो लोकतंत्र चल रहा है उस पर उनके प्रहार की माफी मांगनी चाहिए। तो इस भारी हंगामे को देखते हुए लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही मंगलवार तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। बाद में एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस, आप और बीआरएस के सांसदों ने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में लोकतंत्र का शासन नहीं रहा है और जब हम अडानी मामले में जेपीसी की मांग करते हैं, चर्चा की मांग करते हैं, तो सदन के भीतर हमारे माइक बंद कर दिए जाते हैं और इससे सदन में गतिरोध पैदा होता है। ये बहुत ही अहम विषय है कि आखिर ऐसा क्यों देखने को मिला कि एक महीने के ब्रेक के बाद जब बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू होता है तो भारी हंगामा हो रहा है और हंगामे की वजह है राहुल गांधी का ब्रिटेन वाला बयान। इस मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बेहद ही विशेष पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ है कांग्रेस के नेता हैं, वरिष्ठ नेता वेद प्रकाश विद्रोही जी, जो कि रेवाड़ी से जुड़ रहे हैं और थोड़ी देर में हम कोशिश करेंगे कि सुनील शुक्ला, जो कि उत्तर प्रदेश के एक वरिष्ठ पत्रकार है, उनको भी इस कार्यक्रम के साथ जोड़ सके। दर्शकों से अनुरोध है कि चर्चा में अपना योगदान कृपया जरूर सुनिश्चित कराएं, क्योंकि देश में इस वक्त जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं देखने को मिल रही है, देश में इस वक्त जो सदन की कार्यवाही का हाल देखने को मिल रहा है, उसके बारे में आपकी क्या राय है या फिर कोई सवाल है तो कृपया इस शो के दौरान जरूर उठाइए और आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगी। वेद प्रकाश विद्रोही जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्ट्रेट टॉक में। और नमस्कार।
जैसे ही बजट सत्र शुरू होता है ऐसा लग रहा था कि पहले से ही एक रणनीति बनाई गई है कि राहुल गांधी के बयान पर ही हंगामा होगा और तमाम जो विषय हैं जिन पर चर्चा होनी चाहिए या फिर कुछ सार्थक निकल कर आना चाहिए वो विषय ऐसा लगता है कि वो गैर जरूरी हो गए हैं और राहुल गांधी की माफी मांगना ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। वेद प्रकाश विद्रोही जी, आप कांग्रेस की तरफ से क्या रुख रखना चाहेंगे इस पूरे जो पृष्ठभूमि है संसद की कार्यवाही और जो वर्तमान में बीजेपी के सांसदों का जो बर्ताव भी देखने को मिला है सदन के भीतर, उस पर आपकी क्या टिप्पणी? नेहा जी, आपको और स्ट्रेट टॉक के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। नेहा जी, इसकी पृष्ठभूमि बजट सत्र के प्रथम चरण में रख दी गई थी। मैं आपका ध्यान कल ही उपराष्ट्रपति जी के संसद में जब हंगामा हो रहा था तो उनके उद्बोधन पर ही दिलाना चाहता हूं। उपराष्ट्रपति जी ने कहा था कि भाई हमने राष्ट्रपति डिबेट के लिए 12 घंटे का समय निश्चित किया था और उस 12 घंटे में यह तय किया था कि विपक्ष जो चाहे जितने चाहे, विपक्ष ने मांग की थी कि हम हर तरह के, उन्होंने नाम लिया था जयराम रमेश का कि एडवाइजरी कमेटी में उन्होंने कहा कि हम जो चाहे मुद्दे उठाएंगे और ये सहमति बनी थी विपक्ष जो चाहे वो उठा सकता है। परंतु वो बहस नहीं हो पाई और मुझे अफसोस है ये उपराष्ट्रपति महोदय ने कहा। अब हम सभापति जी से पूछना चाहते हैं कि सभापति जी आप अर्धसत्य क्यों बोल रहे हैं? आप अगर निष्पक्ष रेफरी हैं तो पूर्ण सत्य बोलने की हिम्मत कीजिए। संसद के जो बजट सत्र के प्रथम चरण के आखिरी दिन हंगामा किसने मचाया था? 2 दिन तक हंगामा विपक्ष ने नहीं मचाया, हंगामा भाजपा सांसदों ने मचाया। क्यों मचाया था? जो राहुल गांधी जी ने संसद के अंदर, लोकसभा के अंदर जो तीखे सवाल पूछे थे अडानी और मोदी जी के संबंधों में, और मोदी जी उनको कब कब कहां विदेश में लेकर गए, जब ये तीखे सवाल हर दल का सदस्य जब पूछेगा, जिसकी शुरुआत विपक्ष के नेता खड़गे साहब ने की थी, तो भाजपा को लगा कि भाई तुम तो नंगे हो जाओगे देश के सामने, क्योंकि ये जो मीडिया, दूसरा मेन स्ट्रीम मीडिया दिखाए या ना दिखाए, पर संसद की कार्रवाई तो पूरा देश देखेगा और रिकॉर्ड भी बन जाएगा ये। और कितने सांसदों के बयान एक्सपंज करोगे? तो उन्होंने रणनीति बनाई कि हंगामा कर दो और 2 दिन पहले ही संसद की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। अब एक तरफ तो ये कहते हैं कि राहुल गांधी जी ने गलत कहा। मैं आपसे जानना चाहता हूं राहुल गांधी ने गलत क्या कहा? राहुल गांधी गए थे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर एक अकादमिक डिस्कशन में। आज भी एक विद्वान है, पत्रकार है। जब यूनिवर्सिटी की अकादमिक डिस्कशन होती है तो एक विशेष सब्जेक्ट पर होती है, तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने राहुल गांधी को भारत के लोकतंत्र और उसके सामने जो चुनौतियां हैं उस पर ही तो लेक्चर करने और जो अटेंड करने वाले लोग थे उनके सवालों के जवाब देने के लिए बुलाया था जी। तो राहुल गांधी ने भारत के लोकतंत्र के सामने जो आजकल चुनौतियां हैं वही तो रखा है। उन्होंने कहा कि भारत के अंदर प्रजातंत्र का आजकल सुनिश्चित ढंग से गला घोटा जा रहा है, प्रेस की आजादी पर हमला हो रहा है, संवैधानिक संस्थाओं पर हमला हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट पर हमला हो रहा है, और कोई ये कुछ छुपी हुई बात तो है नहीं। अगस्त पत्रकारों के यहाँ आया, ये पूरी दुनिया के अंदर खबर पहले ही बनी हुई थी। हमारे सुप्रीम कोर्ट के 4 न्यायाधीश जिस तरह सामने आकर पहली बार भारत के इतिहास में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो सबके सामने थी, और विपक्ष के माइक बंद होते हैं। कोई नई बात तो राहुल ने कही नहीं, वो तो लगातार कह रहे माइक बंद होते हैं। और आश्चर्य देखिए, हमारे उपराष्ट्रपति जी कितने नाराज हुए। हिंदुस्तान का इतिहास खाकर देख लो आप, कभी उपराष्ट्रपति राजनीतिक बयान नहीं देता, और हमारे धनखड़ साहब को तो 7 महीना हुआ है, हर रोज राजनीतिक बयान देते हैं। और उन्होंने तो दावा ठोक दिया कि मैं कहता हूं माइक बंद नहीं होते और लोकतंत्र खतरे में नहीं है। मैं कहता हूं कल ही लोकतंत्र खतरे में था। आप असत्य बोल रहे हैं सभापति महोदय। शुक्ला जी, आप अपना कल का राष्ट्रपति जी का आचरण देखिए। जब हंगामा शुरू हुआ, राष्ट्रपति पर तो अपना भाषण दिया कि मुझे कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ, कुछ ये हुआ, उनकी भी सुनो। और मैंने तय किया है कि भाई एक तरफ जब सदन का नेता बोलेगा तो उतना ही टाइम में विपक्ष के नेता को भी दूंगा ताकि दोनों अपनी बात रख सके। तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले सदन के नेता बोलेंगे, तो सदन के नेता श्री PS गोयल जी बोले।
पीएस गोयल जी ने जो भड़ास निकालनी थी, जो अभद्र शब्दों का प्रयोग करना था, वो किया। फिर उनके बोलते ही उपराष्ट्रपति जी फिर खड़े हो गए ज्ञान फेरने के लिए, और अपना ज्ञान फेरने के बाद बीच बीच में कहते रहे मैं लोपी को बुलाऊंगा, पर ज्ञान फेरने के तुरंत बाद फिर दोबारा सदन के नेता को बोलने दिया, इनको पीएस गोयल को। पीएस गोयल ने जो बात पहली कही थी दोबारा भी वही बात कही, और उसके बाद नंबर आया खड़गे साहब का, और खड़गे साहब ने जब अपनी बात प्रारंभ की 1 मिनट वो नहीं बोल पाए होंगे, 1 मिनट बाद ही सभापति महोदय ने सदन स्थगित कर दिया। बिल्कुल। जब तक सदन दोबारा शुरू हुआ, फिर देखिए फिर राष्ट्रपति जी ने ज्ञान पेला, और ज्ञान पेलने के बाद कहा मैं बुलवाऊंगा, ये होगा, फिर तीसरी बार खड़ा कर दिया अपने गोयल साहब को, और वही बात तीसरी बार अलवाई, सेम बात, और जब खड़गे साहब का नंबर आया फिर सदन स्थगित हो गया। तो जब सभापति जो चेयरमैन है वो उपराष्ट्रपति संवैधानिक पद, लोकसभा अध्यक्ष तो पार्टी का सदस्य होता है जी, फिर लोकसभा अध्यक्ष बनता है, परंतु उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति तो राजनीति से ऊपर होते हैं, वो चेयरमैन होते हैं। जब उपराष्ट्रपति का ये व्यवहार कल पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने राज्यसभा सदन में देखा, और कहे लोकतंत्र खतरे में नहीं है, तो क्या ये सांसदों की आवाज घोटने का प्रयास नहीं है? क्या ये अप्रत्यक्ष रूप से लोकतंत्र को हत्या करने का प्रयास नहीं है? बिल्कुल। तो एक ब्रेक ले लेते हैं जी, एक ब्रेक ले लेते हैं। और हमने कोशिश की कि बीजेपी के तरफ से भी कोई प्रतिनिधि स्ट्रेट टॉक के मंच पर उपस्थित हो, लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि हम निष्पक्ष रूप से हर विषय पर चर्चा करने की कोशिश करते हैं, तो आनाकानी विजय बीजेपी के प्रतिनिधियों की तरफ से देखने को मिली है। तो यहाँ पर मैं दर्शकों से इसलिए स्पष्ट करना चाहती हूँ कि हम निष्पक्ष रहकर ही जो है किसी भी विषय पर सार्थक चर्चा करने का पूरा प्रयास करते हैं। इसलिए आप दर्शकों से अनुरोध है कि कृपया स्ट्रेट टॉक के साथ जुड़िए और अपनी बात यहाँ पर जरूर रखें। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं और कोशिश करेंगे कि सुनील शुक्ला, वरिष्ठ पत्रकार जो कि उत्तर प्रदेश से हैं, वो भी इस मंच पर उपस्थित हो सके। ब्रेक के बाद मिलते हैं आपसे। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत आपका। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक। और राहुल के बयान पर बीजेपी की भड़की हुई है, और सदन में, दोनों सदनों में, राज्यसभा और लोकसभा दोनों में बीजेपी के सांसदों, मंत्रियों का जो आक्रामक रवैया रहा है, कहीं ना कहीं जो महत्वपूर्ण विषय है उस पर चर्चा से बचती नजर आ रही है केंद्र सरकार। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता हैं वेद प्रकाश विद्रोही जी। फिर से स्पष्ट करना चाहते हैं कि बीजेपी के प्रतिनिधि को भी हम आमंत्रित कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि हमारा जो मंच है ये निष्पक्ष है, इसीलिए बीजेपी की तरफ से आनाकानी का रवैया जो देखने को मिला है। हम वरिष्ठ पत्रकार सुनील शुक्ला को भी जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है तकनीकी वजह से वो हमसे जुड़ नहीं पा रहे हैं। तो बातचीत आगे बढ़ाते वेद प्रकाश विद्रोही जी से। और लेकिन उससे पहले सदन में मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने किस तरह से राहुल गांधी का बचाव किया है, आइए आपको दिखाते हैं। जो इस सदन का सदस्य नहीं है और वो दूसरे सदन से सदस्यों को यहाँ पर रेफर करके उनको टीका करना और पूरे कांग्रेस पार्टी के ऊपर टीका करना, ये जो लीडर ऑफ द हाउस है, इनके स्टेटमेंट को मैं कंडेम करता हूँ। और उन्होंने कहा डेमोक्रेसी को जो नहीं है इस देश में, जो ये बार बार कह रहे हैं, यहाँ जो चल रहा है उस विषय के बारे में सारी दुनिया जानती है। अगर हमने कुछ कहा कि डेमोक्रेसी यहाँ पर नहीं चल रही ठीक ढंग से, संविधान के अनुसार नहीं चल रही है, डेमोक्रेसी के उसूलों के तहत नहीं चल रही है, कहना। और मैं ये कहना चाहता हूँ, सर, मोदी साहब चाइना में जाके कहते हैं हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी नहीं है, हिंदुस्तान बचा नहीं है। तो आपने सुना मल्लिकार्जुन खड़गे जिस तरह से बचाव कर रहे थे, और साथ ही साथ इस भारी हंगामे के बाद खड़गे ने साफ किया कि उन्हें भी बोलने का मौका नहीं दिया गया जितना कि पीयूष गोयल को बार बार बोलने का मौका दिया गया है। हमारे साथ विद्रोही जी बने हुए, आइए बातचीत आगे बढ़ाते हैं उनके साथ।
विद्रोही जी खड़गे जी ने भी आरोप लगाया है कि सिर्फ मुझे 2 मिनट बोलने का अवसर मिला और उसके बाद जो है कार्यवाही जो है स्थगित कर दी गई और पीयूष गोयल को बार बार मौका मिला एक ही बात बार बार रखने का और आप भी यही कह रहे थे। तो ऐसे में विपक्ष जो है वो लाचार दिख रही है। विपक्ष की एकता तो यहाँ पर दिख रही थी सदन के भीतर, लेकिन कुछ लोग जो है राहुल गांधी के जैसे कि आम आदमी पार्टी के जो सांसद है वो राहुल गांधी के स्टेटमेंट के बारे में टिप्पणी करने से भी बचते नजर आए थे। वेद प्रकाश जी देखिए नेहा जी, पहले आप खड़गे जी की बात पर आइए। आपने कार्रवाई दिखाई और स्वयं देखा सभापति जी कब खड़े हुए, आप जरा इस बात पर नोट कीजिए। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि उनको बोलने क्यों नहीं दिया, महत्वपूर्ण ये है कि बोलने दिया क्यों नहीं। जब खड़गे जी ने खड़े होकर परमाणु के साथ कहा कि आप कह रहे हो कि विदेशी धरती पर भारत के आंतरिक लोकतंत्र की चर्चा करना, भारत की समस्याओं की बात करना, ये भारत का अपमान है, तो खड़गे जी ने कहा ये अपमान तो प्रधानमंत्री जी कई बार कर चुके हैं और मैं उसका उदाहरण देता हूं। तो जो ही प्रधानमंत्री जी के साउथ कोरिया के बयान का उन्होंने उदाहरण देना शुरू किया, तभी खड़े हो गए अपने उपराष्ट्रपति महोदय। अर्थात उपराष्ट्रपति महोदय एक रेफरी ने बनकर एक खुद प्लेयर बन गए और प्रधानमंत्री की पोल ना खुले इसलिए सदन स्थगित कर दिया जी। और ये हंगामा क्यों हो रहा है, मैं आपको 4 उदाहरण आपको दे देता हूं क्योंकि आपके सामने तो है। साउथ कोरिया में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भारत के लोग उनकी सरकार बनने से पहले ये कहा करते थे, जो एनआरआई वो एनआरआई को संबोधित कर रहे थे भारत डिस्पोरा को, जी हमने क्या पाप कर दिया जो हम भारत में पैदा हो गए और भारत बेकार देश है, कोई तरक्की नहीं, भ्रष्टाचारी देश है। और जब से मेरी सरकार बनी है 2014 से, तब तक भारत के लोगों में गर्व पैदा हुआ है और वो बड़ी शान से दुनिया में कहते हैं कि हम भारतीय हैं। इसका मतलब क्या है कि 2014 से पहले जितने भारतीय विदेशों में रहते थे वो अपने आप को भारतीय कहने शर्मसार करते थे। भारत अपने आप को ये समझते थे कि हम पाप की धरती में पैदा हो गए। इससे बड़ा अपमान देश का कोई मैं समझता हूं चुना हुआ प्रधानमंत्री, आम व्यक्ति नहीं, चुना हुआ प्रधानमंत्री जो देश का प्रतिनिधित्व करता है, वो कह रहा है इससे बड़ा कोई पाप, इससे बड़ा कोई डेमोक्रेसी का अपमान नहीं कर सकता जी। दूसरा उन्होंने जी कहा, उन्होंने साउथ कोरिया में जी ये पाप वाली बात साउथ कोरिया में कही थी, माफ करना, ये साउथ कोरिया में कही थी। और चाइना में उन्होंने उससे पहले कहा था कि भारत में पैदा होने में शर्म आती है। यही हमारे प्रधानमंत्री ने डिस्पोरा के सामने कहा कि मेरी सत्ता आने से पहले भारत में पैदा होने से लोगों को शर्म आती है। कनाडा में उन्होंने कहा कि भारत में 2014 तक जितनी भी सरकारें रही उन्होंने केवल भारत में गंदगी फैलाई है और मैं उस गंदगी को साफ करता। उसमें वाजपेयी की भी सरकार आती है, उसमें मुरारजी की भी सरकार आती है जिसमें भाजपा के लोग शामिल हैं। जो प्रधानमंत्री ये कहता है कि मेरे देश में आज तक जितनी भी सरकारें डेमोक्रेसी के अंदर आई है, जनता ने चुनी है, वो गंदगी फैलाने वाली सरकार है, तो क्या वो भारत की डेमोक्रेसी और भारत के मतदाता के विवेक पर सवाल नहीं उठा रहे थे? चौथी बार उन्होंने कहा यूए कि देश के लिए कुछ नहीं किया किसी सरकारों ने, जो कुछ किया है मैंने किया है। अर्थात भारत में 70 साल से कुछ नहीं हुआ। और वो इंदिरा जी, नेहरू जी, राजीव गांधी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, चाहे वो कांग्रेस के थे, देश के ही प्रधानमंत्री हैं, उनकी विदेशों के अंदर किस तरह आलोचना करते थे, किस तरह उनको भ्रष्टाचारी डिस्पोरा, एनआरआई डिस्पोरा जो होता है भारतीय, उसके सामने करते थे। तो ये शुरुआत की किसने? अगर प्रधानमंत्री मोदी जी कुछ कहे तो वो डेमोक्रेसी को सुदृढ़ करता है। और राहुल गांधी ने सत्य बोल दिया कि भाई डेमोक्रेसी खतरे में है तो असत्य हो गया। और राहुल गांधी ने बड़ा स्पष्ट कहा, जब उन्होंने अपनी बात कही कि सवाल पूछा कि आप यूरोप से फिर चाहते क्या है, राहुल गांधी ने कहा भाई यूरोप और अमेरिका चुप है ऐसे मामलों में। तो सवाल पूछा गया
कि भाई आप यूरोप से क्या चाहते हैं, यूरोप हस्तक्षेप करें। तो राहुल गांधी ने बड़े स्पष्ट रूप से कहा, अगर आप चाहें तो मेरे पास वीडियो मौजूद है, मैं वीडियो दिखा देता हूं। उन्होंने कहा कि भारत का लोकतंत्र पे हमले हो रहे हैं, ये कटु सत्य है, परंतु इसका हल हम खुद निकालेंगे। ये हल जो है भारत से ही निकलेगा, भारत से बाहर नहीं निकलेगा। हम तो दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। अगर भारत के लोकतंत्र के ऊपर हमला होगा तो उसका प्रभाव अमेरिका के लोकतंत्र भी पड़ेगा और ब्रिटेन के लोकतंत्र, यूरोप के लोकतंत्र पर भी पड़ेगा, क्यों भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है। क्या गलत कह दिया राहुल ने? राहुल गांधी ने कुछ गलत नहीं कहा नेहा जी। असली बात को समझिए। असली बात क्या है कि दो मुद्दे मोदी जी के गले की फांस बन गए। एक मुद्दा तो उनका गले की फांस बना हुआ है, ये अडानी का लूट का मामला, उस पर वो भागना चाहते हैं, जांच नहीं करवाना चाहते। दूसरा, कर्नाटक के अंदर प्रधानमंत्री ने पहली बार कर्नाटक में ही राहुल की आलोचना की है ना। कर्नाटक के अंदर 40% की कमीशन की सरकार भ्रष्टाचार के नाम से विख्यात है, और 1 महीने बाद मई के अंदर चुनाव होने वाले हैं कर्नाटक के अंदर। भाजपा इतनी कुख्यात हो चुकी है भ्रष्टाचार के मामले में कि उनको लगता है कि जो दक्षिण के अंदर एकमात्र राज्य हमारे पास है वो हमारे हाथ से जा सकता है, कांग्रेस आ जाएगी। इसलिए वो कांग्रेस को बदनाम करने के लिए, राष्ट्रवाद, अपने आप को राष्ट्रवादी साबित करने के लिए और कांग्रेस को देशद्रोही साबित करने के लिए जानबूझकर उन्होंने कर्नाटक की धरती से छोड़ा। तो उनके 2 गोल हैं, कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में फायदा उठाना और इस मुद्दे को लोकसभा चुनाव तक ले जाकर राष्ट्रवाद के नाम पर भुनाना। और जो अडानी का भ्रष्टाचार है जो मोदी जी ने मिलकर किया है उसका बचाव करना। ने कोई भी, मैं पूछना चाहता हूं, कोई भी एक आम नागरिक, आप भी एक नागरिक है, मैं भी आप एक नागरिक हूं, और सभी लोग काम करते हैं, पर क्या जिस तरह अडानी जी की दौलत 609 नंबर पर था एक व्यक्ति, वो 8 साल में ऐसा क्या हो गया कि वो रातों रात दुनिया का दूसरा तीसरा नंबर का अमीर बन गया। अमीर बनना कोई गलत बात नहीं है, अडानी जी का व्यापार फैल रहा है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, वो करे व्यापार, परंतु वो व्यापार प्रतिस्पर्धा से करे, क्रोनी कैपिटलिज्म से नहीं। और अगर सवाल उठते हैं तो जांच से क्यों, जो पारदर्शी जांच से क्यों कतराना चाहिए? कोई मोदी जी पर सवाल थोड़ी उठ रहे हैं। मोदी जी क्यों बचाव कर रहे हैं? मोदी जी कहते हैं, जब एक कांग्रेस के ऊपर आरोप लगता है या किसी विपक्ष के नेता पर कोई आरोप लगता है तो वो फट ईडी और सीबीआई भेज देते हैं और कहते हैं कि जांच ही कर रहे हैं, हमने कोई दोषी थोड़ी बता दिया। बिल्कुल, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं जी। विद्रोह जी, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक से लौटेंगे तो समझेंगे कि अगर अडानी मुद्दे पर कई सवाल उठ रहे हैं, गंभीर सवाल उठ रहे हैं, तो आखिर पारदर्शी जांच से सरकार क्यों बच रही है, या फिर जेपीसी के गठन से सरकार क्यों बचती नजर आ रही है? क्योंकि ज्यादातर जो जेपीसी का गठन होगा, बीजेपी के जो सांसद है वही वहां पर उसके सदस्य होंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत, आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक, और आज हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि संसद में कार्यवाही न चलने देने का कसूरवार कौन है, बीजेपी के मंत्री, सांसद, या फिर कांग्रेस विपक्षी सांसद। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुनील शुक्ला भी जुड़ चुके हैं। आइए उनसे समझ लेते हैं कि वो वर्तमान में जो संसद की कार्यवाही है, आखिर इस पूरी परिस्थिति को देखते हुए क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे। सुनील सर, बहुत बहुत स्वागत आपका स्ट्रेट टॉक में। और हम यही चर्चा कर रहे थे कि देश में अगर लोकतंत्र खतरे में है या फिर देश को कोई बदनाम कर रहा है तो बड़ा कसूरवार इस पूरी पृष्ठभूमि में कौन नजर आता है? धन्यवाद नेहा जी। एक तो विलंब से ज्वाइन करने के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, कुछ तकनीकी कारणों से मैं देर से ज्वाइन कर पाया जी। सवाल है कि लोकतंत्र के लिए कोई ये उन सभी लोगों की जिम्मेदारी होती है उसको मजबूत करने के लिए, उसको चलाते रखने के लिए जो उससे जुड़ा हुआ है, और खास तौर से इंतजामिया सरकार की जिम्मेदारी ज्यादा होती है, क्योंकि संस्थाओं को मजबूत करना, लोगों में विश्वास की भावना रखना, असहमति को स्वीकार करना और असहमति के आधार पर भी अपने आप में सुधार लाना, यह सरकार की जिम्मेदारी है, यह उम्मीद की जाती है जी। और जिन जिन जगहों पर ये हालात रहे हैं वहां पे लोकतंत्र मजबूत रहा है। लोकतंत्र आखिर है क्यों?
इसीलिए तो है कि हर व्यक्ति को इस बात की आजादी कि अपनी बात वो कह सके और उसकी बात को जो बात कह रहा है उसको सुना भी जाए। आवश्यक नहीं कि केवल सरकार की ही बात की जाए, सरकार से असहमत भी हुआ जा सकता है और असहमति को आवाज देने वाले लोगों को भी उतना ही अधिकार प्राप्त होना चाहिए जो सरकार के साथ है या सरकार के समर्थन में है जी। अगर विपक्ष का कोई नेता सरकार से असहमत है, सरकार की आलोचना करता है, तो वह स्वागत योग्य है। अगर कोई असहमति की आवाज नहीं आती है लोकतांत्रिक परिवेश में, तो उसको बहुत ही स्वस्थ वातावरण नहीं कर सकते हैं आप, क्योंकि हालात ऐसे हो ही नहीं सकते हैं कि जिसका आलोचना न हो। और मैं किसी व्यक्ति में यह साहस है आलोचना करने की, गोया कि हमारा लोकतंत्र मजबूत है और हमको अपनी बात कहने की पूरी आजादी है। संसद में जो कुछ भी हो रहा है, विपक्ष को शोर करने का अधिकार है, अपनी बात करने का अधिकार है, सरकार को भी करने का अधिकार है, लेकिन सरकार से कार्रवाई करने की उम्मीद की जाती है। अगर राहुल गांधी की बात से कोई असहमति है सरकार की, उसको लगता है कि उन्होंने राष्ट्र विरोधी काम किया है, हालांकि सरकार की आलोचना राष्ट्र की आलोचना नहीं है, एक अलग तरह की व्याख्या करने की कोशिश की जा रही है। सरकार की आलोचना तो होगी ही होगी। अगर सरकार की आलोचना नहीं होगी तो किस बात का लोकतंत्र और किस बात की विपक्षी पार्टियां? विपक्ष का नेता तो सरकार की आलोचना ही करेगा ना। तो सरकार की आलोचना देश की आलोचना नहीं है। ये तो एक नई तरह की परिभाषा बनाने की कोशिश की जा रही है जो कहीं से भी तर्क संगत नहीं है और कहीं से भी स्वीकार्य नहीं है। इसके अलावा कि अगर मान लीजिए कि सरकार को लगता है कि विपक्ष के नेता ने कोई राष्ट्र के हितों के खिलाफ कार्रवाई की है, अरे कोई बात कही है, कोई बयानबाजी की है, तब कार्रवाई कीजिए। सरकार से बयानबाजी की उम्मीद नहीं की जाती। अगर बयान केवल देते हैं आप, गोया कि आप राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पास कुछ कहने के लिए नहीं है, आप केवल एक राजनीतिक रूप से आप प्रतिकार कर रहे हैं और क्योंकि वो आप सत्तारूढ़ दल के पक्ष में बात नहीं जाती जी। और जिस तरीके से संसद की कार्रवाई को सरकार को मंत्रियों के द्वारा प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है, वो तो कहीं से भी उचित नहीं है। आप राहुल गांधी की आलोचना कीजिए। राहुल गांधी के द्वारा प्रश्न ये महत्वपूर्ण प्रश्न है ना कि राहुल गांधी ने जो सवाल उठाए हैं वो महत्वपूर्ण है कि कहां सवाल उठाए हैं ये महत्वपूर्ण है जी। अगर कोई बात उन्होंने कही, अगर देश में गरीबी, बेरोजगारी, बढ़ती हुई मूल्य, कीमतों की बढ़ते हुए मूल्य, देश की अर्थव्यवस्था, लोकतांत्रिक संस्थाओं के ऊपर हमले, ये जो तमाम मुद्दे उन्होंने उठाए हैं अपने भाषण में, उन मुद्दों के ऊपर सरकार को जवाब देना चाहिए जी। और यह प्रश्न तो बेमानी है ना कि बात कहाँ कही गई। क्या आज जब टेक्नोलॉजी के जमाने में संभव है कि भारत देश में कोई बात हो या दुनिया के किसी कोने में कोई गतिविधि हो, आपको किसी की जानकारी न मिले जी। और राहुल गांधी ने कोई नई बात तो कही नहीं। वह इन तमाम मुद्दों को वह अपने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कहते रहे। एक लगातार अपने लगभग 4000 किलोमीटर की यात्रा में लगातार उन्होंने सभी राज्यों में कहा, जिन राज्यों से वह उनकी यात्रा गुजरी है उन सभी राज्यों में उन्होंने ये बात कही जी। और इस बात को उन्होंने दोहराया। और अगर तो प्रश्न यही है कि सरकार को उन मुद्दों का जवाब देना चाहिए जिन मुद्दों को राहुल गांधी ने उठाया जी। आप मुद्दों पर जवाब देने के बजाय यह इशू उठाना कि इन्होंने विदेश में जाकर के बातें कही, ये तो केवल विषय से भटकाना है और अपनी जवाबदेही से बचना है जी। लोकतंत्र में सरकार अपनी जवाबदेही से नहीं बच सकती है जी। और इसको लोग स्वीकार नहीं करेंगे। दूसरी चीज कि कब नहीं हुआ है जो लोकतांत्रिक देश है, मैं किसी ऐसे देश की बात नहीं कर रहा हूं जहां पर लोकतंत्र नहीं है। कौन सा ऐसा लोकतांत्रिक देश है जो विदेशों में जाकर के अपनी बात नहीं कहता रहा, उसे दल के नेता नहीं कहते रहे जी। अपने ही देश में किन किन लोगों ने नहीं कहा है। विदेशों में स्वयं प्रधानमंत्री जी ने विदेशों में जाकर कितनी बातें कही सरकार की। जब स्वयं ट्रम्प के लिए वो चुनावी जो है वो नारा देते हैं, तो ये भी विदेशों में जाकर स्वयं प्रधानमंत्री की तरफ से ये देखा जाता है कि उन्होंने ऐसा किया है, और जो कि एक लोकतांत्रिक ये तो कभी हुआ ही नहीं जी। ये तो कभी हुआ ही नहीं। हमने तो मेरी स्मृतियों में नहीं है कि किसी भारतीय नेता ने विदेश के किसी चुनाव में जाकर के हस्तक्षेप किया हो, किसी के लिए प्रचार किया हो जी, और किसी पार्टी का नाम लिया हो, वो तो कभी नहीं हुआ।
और इसको बहुत अच्छे तरीके से राजनीतिक दुनिया में नहीं लिया गया। बिल्कुल, दुनिया के किसी कोने में इसको अच्छे ढंग से स्वीकार नहीं किया गया और इसको बेहतर तरीके से नहीं माना, बहुत अच्छी कार्रवाई नहीं मानी गई जी। लेकिन ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के अपने तर्क है, लेकिन वो वाजिब नहीं है और लोग उसको स्वीकार नहीं करेंगे जी। प्रश्न ये है, अगर आप उन मुद्दों का जवाब नहीं देते हैं जिन मुद्दों को विपक्ष के नेता ने उठाया है, और तो गोया कि आप विषयांतर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि उन्होंने कहा, ये महत्वपूर्ण बिल्कुल नहीं। महत्वपूर्ण है कि उन्होंने जिन मुद्दों को उठाया उसका जवाब दीजिए। राहुल गांधी ने इस बात को संसद में उठाया तो आपने संसद की कार्रवाई से उस चीजों को हटा दिया। राहुल गांधी ने क्या कहा था अपनी पदयात्रा के दौरान, आप याद कीजिए कि संसद में हमको बोलने नहीं दिया जाता, मीडिया को दबा के रखा गया है, मीडिया हमारी बात छापी नहीं है। तो मैंने जनता से सीधे संपर्क स्थापित करने के लिए मैं पदयात्रा पर निकल पड़ा हूं, भारत जोड़ो यात्रा पर मैं निकल पड़ा हूं। यही तो उन्होंने बात कही थी जी। तब भी आपने प्रतिकार नहीं किया। आपने कहा होता है कि नहीं साहब, अपनी बात कहीं भी कर सकते हैं और हम आपकी बात सुनने के लिए तैयार हैं। और उन्हीं बातों को, जिन बातों को उन्होंने ब्रिटेन में जाकर कही है, उन सभी बातों को लगातार अपनी लगभग 4 महीने की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कहते रहे हैं। और वो देश के तमाम लोग इन विषयों को लेकर के चिंतित है, लेकिन सरकार उसमें कोई जवाब नहीं देती। चिंताजनक है। अगर आप असहमति को स्वीकार नहीं करेंगे, आलोचना को आप स्वीकार नहीं करेंगे, आलोचना के आधार पर अपने आप को परिवर्तित करने का प्रयास नहीं करेंगे, तो यह स्वस्थ लोकतंत्र का लक्षण नहीं है जी। लोकतंत्र में असहमति को आप देखिए, आपको याद होगा इसी देश में सरकार ने विपक्ष के नेता को संयुक्त राष्ट्र संघ में भेजा है सरकार की बात, देश की बात को रखने के लिए। एक नहीं, कई उदाहरण था जी। अटल बिहारी वाजपेयी जी सब 2 बार गए हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने परिवार में स्वास्थ्य को लेकर के संयुक्त राष्ट्र संघ के सम्मेलन में सोनिया जी को भेजा था, उस दल का नेता बना करके। ये तथ्य है इस देश में, और पिछले 7-8 सालों में कोई उदाहरण नहीं दे सकता। अब बात ही नहीं करती किसी से। तो ये लोकतंत्र को मजबूत करने का तरीका नहीं। बिल्कुल, एक छोटा सा लोकतंत्र पे आस्था रखने वालों को आश्वस्त करने का तरीका नहीं। लोकतंत्र की जीवन शैली जीने वालों को ये संबोधित करने का तरीका नहीं। और सरकार की पूरी सरकार विपक्ष के नेता पे हमलावर हो जाए, तो कहीं से भी तर्कसंगत नहीं है। ये सबको ये लग रहा है कि आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। सरकार भाषण थोड़ी देती है, और कोई बहस हो रही है, ठीक है अपनी बात, लेकिन अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेकर के इस पे हंगामा करना, ये तो कहीं से भी तर्कसंगत नहीं माना जा सकता। हाँ ठीक है, अब सरकार को लग सकता है कि राहुल गांधी ने कोई ऐसी बात की जो राष्ट्रहित में नहीं, तो आप कार्रवाई कीजिए उनके खिलाफ, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कीजिए, उनको गिरफ्तार कीजिए, उनका पासपोर्ट जब्त कीजिए, जो कार्रवाई कर सकते हो आप करिए। लेकिन अगर आप भाषण देते हैं गोया कि आप राजनीति कर रहे हैं, आपको भी लग रहा है कि जो उन्होंने कहा है वो कहीं से भी अनुचित नहीं है, रूल ऑफ लॉ में आप उसको खड़ा नहीं कर रहे। देश के संविधान में कहा मनाही है कि विदेशों में जाकर अपनी बात आप नहीं कर सकते। जब अगर कोई नेता ये कहता है कि 70 साल में हमने कोई प्रगति नहीं की, तो वह देश की आलोचना है कि देश में खड़ी हुई समस्याओं की आलोचना करना वह देश के खिलाफ है जी। अगर कोई राजनेता अपनी भारत यात्रा के दौरान देश की तमाम समस्याओं की चर्चा करता रहा, विदेश में हो जाएगा और वहां के समाचार पत्रों के प्रतिनिधि अगर कुछ सवाल पूछेंगे कि देश की स्थिति क्या है, तो क्या उन चीजों का द्वारा उल्लेख नहीं करेगा जी। ये तो अतार्किक बात है। तो इसलिए ये कहना तो बिल्कुल गलत है कि राहुल गांधी ने राष्ट्रहित के खिलाफ कोई काम किया। बिल्कुल राष्ट्रहित के खिलाफ काम नहीं किया। देश की समस्याओं को दुनिया के सामने लाना यह राष्ट्रहित है, उस पर पर्दा डालना यह राष्ट्रहित नहीं है। अपनी समस्याओं को स्वीकार करना यह राष्ट्रहित है, उन समस्याओं को सुधारने के लिए जूझना ये राष्ट्रहित है। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। से बातें कही जा रही, ये भी नहीं है कि राहुल गांधी ने विदेशी शक्तियों को देश की समस्याओं के समाधान करने के लिए आमंत्रित किया जी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमारी समस्या है और हम देश के 40 करोड़ जनता इस समस्याओं का समाधान कर लेंगे, हम सक्षम हैं। उन्होंने किसी को ये नहीं कहा कि आप आइए और मेरी मदद कीजिए। एक ये तो तथ्य एकदम तथ्य से परे बात है और एक अतार्किक निर्देशन खड़ा करने की कोशिश है, इससे कोई सहमत नहीं हो सकता। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक से जब लौटेंगे तो समझेंगे कि अगर राजनीति ही है, ये बीजेपी की राजनीति है या फिर सरकार की राजनीति है, तो माफ कीजिएगा, कहीं ना कहीं इस राजनीति में कांग्रेस पिछड़ती हुई नजर आ रही है। समझेंगे। विद्रोही जी हमारे साथ बने हुए हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं।
ब्रेक के बाद फिर से स्वागत। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक और विद्रोही जी के पास जाना चाहेंगे। विद्रोही जी, कांग्रेस क्यों राजनीति में पिछड़ती हुई नजर आ रही है? अगर राजनीति स्पष्ट है, बीजेपी की राजनीति स्पष्ट नजर आती है, केंद्र सरकार की राजनीति स्पष्ट नजर आती है, अगर आपको संसद में बोलने का अवसर नहीं मिलता तो विपक्ष के भूमिका के तौर पर कांग्रेस सड़क पर नहीं नजर आती। अगर अडानी के मसले पर आपको जेपीसी की मांग करनी है, आप सदन में आवाज नहीं उठा पा रहे हैं या फिर मीडिया में आपकी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है, तो फिर आप जनता के बीच नजर क्यों नहीं आते बार बार? नेहा जी, अभी तो राहुल गांधी ने 4000 किलोमीटर की यात्रा की है जी, और आप पिछले 1 महीने का देखिए। कल ही हमने पूरे देश के अंदर, देश की हर राजधानी के अंदर राज्यपाल को ज्ञापन देने के लिए आंदोलन किया है। ये दूसरी बात है कि हिंदुस्तान में मैंने तो पहली बार देखा है कि जब कोई राज्यपाल को ज्ञापन देने गया, उनको जेल में डाल दिया और ज्ञापन न देने दिया हो। जेल में या डिटेन पहले भी किए गए, कांग्रेस के जमाने में भी किए हैं, मैं उसका बचाव नहीं कर रहा, पर डिटेन करने के बाद भी 4-5 लोगों को ज्ञापन देने के लिए राज्यपाल के पास ले जाया जाता था जी। विपक्ष के नेताओं को डिटेन किया जा रहा है, एमपीज को डिटेन किया जा रहा है, एमएलए में, कोई एक राज्य में नहीं, हर राज्य में तो आंदोलन तो हो रहा है। उससे पहले जिला स्तर पर आंदोलन कर चुके हैं, अडानी के मुद्दे पर ब्लॉक स्तर पर कर चुके हैं, एलआईसी के दफ्तरों के बाहर धरना दे चुके हैं, एसबीआई के धरना दे रहे हैं। वो दूसरी बात है, मीडिया का जो चैनल्स है और अखबारों में उसकी कम चर्चा हुई है, पर उनके वीडियो सोशल मीडिया पर मौजूद है, तो जनता में तो हम लगातार जा रहे हैं, आगे भी जा रहे हैं। अब आपने वरिष्ठ पत्रकार शुक्ला जी को सुना, मैंने भी बड़ी धैर्य से उनकी बात सुनी। उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए, उन्होंने असली समस्या भी बता दी, समाधान भी बता दिया। असली समस्या क्या है कि मोदी, भाजपा जी और संघ जी, ये अपने आप को देश मानने लग गए जी। ये कह रहे हैं कि मोदी, भाजपा, संघ ही देश है, भारत राष्ट्र नहीं है जी। मोदी, भाजपा, संघ राष्ट्र है, इसलिए मोदी, भाजपा, संघ का गुणगान राष्ट्र का गुणगान है, और मोदी, भाजपा, संघ और का आलोचना राष्ट्र का अपमान है। ये है सबसे बड़ी समस्या। दूसरी बात जी, उन्होंने उदाहरण देकर बता दिए। देखिए, मैं पुराने उदाहरणों में नहीं जाता। मोदी जी का 9 साल का शासन है, आप पिछले 10 साल का शासन कांग्रेस का देख लीजिए। कम से कम मैं आपको 4 वैसी घटनाएं बता सकता हूं जो आपको भी पता होगा कि 4 बार सेशन पूरे के पूरे वास आउट हुए हैं जी। एक दिन के लिए नहीं, पूरा सेशन वास आउट किया है भाजपा ने। और जब सवाल पूछा गया विपक्ष के नेताओं ने उस समय के अडवाणी जी से, सुषमा जी से, जेटली साहब से, तो जेटली साहब का तो एक फेमस उदाहरण है, पूरी पत्रकार जगत में उसको दिया जाता है, राजनीतिक जगत में दिया जाता है कि भाई संसद को न चलने देना भी एक लोकतंत्र है, ये भी एक विरोध का जरिया है जी। तो कांग्रेस तो 2 या 3 दिन के लिए करती है बात, वो पूरा करते हैं। हम लोग अपनी बात सड़कों पर पूर्णता ले आ रहे हैं जी। एक कॉलर जी, माफ कीजिएगा, मैं सहमत हूँ आपकी बात से कि मीडिया में आपको इतनी प्रमुखता से नहीं जगह दी जा रही है। एक कॉलर जुड़ रहे हैं, आइए सुन लेते हैं उनका क्या कहना है जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका स्ट्रेट टॉक में। हाँ जी, मैं ये सुन रहा हूँ सर आपका प्रोग्राम जी। देखिए, एक एग्जांपल है छोटी सी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, वो वाली बात है। अच्छा, दूसरी बात मुझे मेन चीज कर रहा हूँ, देखो अनएम्प्लॉयमेंट है, इतनी गरीबी है, उसके बारे कोई भी जिक्र नहीं करना चाहता, खासकर जैसे बीजेपी सरकार है। पीछे न्यूज में आया था, मैंने पढ़ा, यहाँ पर अमेरिका में पढ़ते रहते हैं, हम इंटरेस्टेड हैं क्योंकि हमें फिक्र है इंडिया का। बिल्कुल। तो वहाँ न्यूज में यह था कि 1 लाख जॉब निकली थी एक पीएम के लिए। तो मास्टर डिग्री, जो बैचलर डिग्री वाले, बीए, एमए वाले, उन्होंने अप्लाई किया। देखो, बच्चों की पढ़ाई के लिए माँ बाप अपना पेट काटते, उनको पढ़ाते हैं। इतनी पढ़ाई करने के बाद भी जॉब की कोई गारंटी नहीं है। इसके लिए पीएम के लिए भी उनके लाइन में खड़ा होना पड़ता है। और दूसरी बात, दूसरी स्टेट में एक और बात आता हूँ, पटवारी की जॉब 100 वैकेंसी थी, उसके लिए पीएचडी वाले लोग आए थे। 4 लाख लोग 400 के 100 या 200 के लिए वैकेंसी थी, 4 लाख लोग आए थे। तो अनएम्प्लॉयमेंट की ये खबर बाहर तक पहुंची है, हर चीज लोगों, दुनिया को सबको पता है जो इंडिया में हो रहा है, ये मत बोलो के। और दूसरी बात, जो न्यूज मीडिया है,
99.9% ये कंट्रोल है। तो कुछ दूसरी देखो इनके जो राहुल जी की थी जो बात जोड़ो यात्रा किसी में मीडिया ने किसी ने कवर नहीं की जी। तो ऐसी बातें हैं जो इंडिया में हो रही है। डेमोक्रेसी कहाँ है? अगर डेमोक्रेसी है तो जो नॉन ऑपोजिट वाले हैं उनके लिए ईडी लग जाती है, सीबीआई लग जाती है। कर्नाटक में बीजेपी का आदमी पकड़ा गया है, इतने पैसे किसमें, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ अगर राहुल जी कुछ कह रहे हैं तो आप विद्रोह जी कह रहे थे जी जब कांग्रेस का राज था तो मोदी जी बाहर जाके बहुत कुछ कहते थे इंडिया के बारे में। तो अगर ये वो कहते थे उस टाइम कहते थे उन लोगों को कुछ नहीं किया, इन्हें कांग्रेस वाले ने कुछ नहीं कहा। अगर आपने ये राहुल जी ने कुछ कहा है बोले तो बताओ कहाँ कहें, कहाँ मीडिया आपका कंट्रोल में है और कहाँ किसकी बात कहाँ पर सुनाए वो बात जी। तो मेरे ख्याल पहले इनको मीडिया को थोड़ा अलाउ करना चाहिए कि हर ऑपोजिशन वाले की भी बात सुने जी तो जी। मेरे सामने बीजेपी अगर अभी कंट्रोल कर ले अगर मैं राहुल जी को और विद्रोह जी को मैं सजेशन देता हूँ प्लीज आप सारी ऑपोजिशन पार्टी की मीटिंग बनाओ और इकट्ठे हो और उसमें ये डिसाइड करो प्राइम मिनिस्टर को बनाएंगे जिसकी पार्टी के ज्यादा कैंडिडेट जीतेंगे तो तभी कंट्री बच सकता है, वरना एक इलेक्शन निकलेगी तो भूल जाओ कुछ नहीं हो सकता भाई। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जितेंद्र जी। तो ये न्यूयॉर्क से हमारे एक दर्शक, एक छोटी सी कॉल और ले लेते हैं, सुन लेते हैं इनका क्या कहना है। जी बहुत बहुत स्वागत है। मैं अनुरोध करूंगी कि आप संक्षेप में कहिएगा क्योंकि समय बिल्कुल समाप्त हो रहा है। जी बहुत बहुत स्वागत आपका। हाँ जी 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 नेहा जी, बिल्कुल संक्षेप में ही मैं अपना जो थोड़ा सा कह देता हूँ कि अब देखिए अब जैसे ये हो रहा है ठीक है, हमें कोई एतराज नहीं है कि जिस हिसाब से ये दोनों सज्जन जो है ये जो बोल रहे हैं कांग्रेसी हैं और जो कांग्रेस का भी स्टैंड है वही इनका भी स्टैंड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सब भारत में तो हम बड़े एक जोर शोर से ये चीज हम देख ही रहे हैं। लेकिन अब ऐसा कहना नेहा जी कि बीजेपी वाले आए नहीं वो डर गए, सारे चैनलों पर नहीं डरने की बात नहीं कही जी, डरने की बात नहीं, वो आने से ही चक रहे हैं जी। अच्छा कोई बात नहीं, खैर वो भी कोई बात नहीं, मैंने वैसे कहा है जो हम देख रहे हैं मैं तो वो बोल रहा हूँ। और देखिए कि अब ये G20 हो रहा है यहाँ पर और सब दूसरे पूरे बड़े बड़े लोग कंट्री के टॉप लीडर्स आए हुए हैं और वो मोदी गवर्नमेंट की और मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं और वो इटली की प्राइम मिनिस्टर कह रही है कि यू आर द बेस्ट, यू आर द नंबर 1। तो अब देखिए कि इतना वहाँ आपके वहाँ इन्वेस्टमेंट आ रही है और जब ये राहुल गांधी खैर ये बेचारा तो अपना पेरेंट्स के नाम ही अपने साथ नहीं जोड़ पाया और भारत को जोड़ रहा है, पता नहीं ये भारत के लोगों की क्या किस्मत है। पर चलिए वो आप भुगते में अगर कोई इस तरह की बातें करता है ये सुनता है तो आप देखिए जहाँ इतना इन्वेस्टमेंट आ रही है और वहाँ आप जाके बोलेंगे कि यूएस को वो उनको लंदन इंग्लैंड को क्या आपको हस्तक्षेप करना चाहिए तो ये और क्या कह रहे हैं आप जी। समय हम ताकतवर भी हैं जी, समय इजाजत नहीं दे रहा है भास्कर जी, इसलिए रोकना पड़ रहा है, समय समाप्त हो रहा है जी। हाँ नहीं कोई बात नहीं जी, लेकिन थोड़ा चलिए कोई बात नहीं, बहुत शुक्रिया जी आपने मेरी कॉल ली फिर जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये हमारे एक नियमित दर्शक मुकेश भास्कर जो कह रहे थे कि भारत की तारीफ हो रही है और हमें इस ओर ध्यान देना चाहिए ज्यादा। सुनील सर मैं आपसे चाहूंगी कि समय बिल्कुल समाप्त हो गया तो संक्षेप में मैं चाहूंगी कि आप कंक्लूड करें कि वर्तमान परिस्थिति जो बनी हुई है भारत में इससे निकलने का तो कोई जो है रास्ता ही नजर नहीं आ रहा है, अगर ये है तो एक बिल्कुल पतली सकरी सी गली नजर आती है। नहीं ऐसी कोई समस्या नहीं है, इस तरह के तमाम संकटों से देश निकला है। ये तो केवल एक सत्तारूढ़ दल और मुख्य विपक्ष के बीच में एक अपनी राजनीतिक लड़ाई है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन मुद्दों से हटने का प्रयास कर रही है जो मुद्दे विपक्ष ने उठाए हैं जी। अगर सरकार संसद में विपक्ष के द्वारा उठाए गए मुद्दों का जवाब नहीं देगी तो यह अच्छी प्रवृत्ति नहीं है, इसको आप देश के लोग इसको अच्छे ढंग से देखते नहीं है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप विपक्ष को खारिज करने का प्रयास करेंगे वो भी देश हित में नहीं है। ये जो हम लोग के दूसरे कॉलर ने एक बात कही उन्होंने कि तमाम तरह के इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं और हम देश की आलोचना कर रहे हैं। जी जी। मोदी जी क्या सरकार की आलोचना करना देश की आलोचना नहीं है भाई। जी जी बिल्कुल। समय समाप्त हो गया इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि सुनील सर आपका भी और वेद प्रकाश सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद स्ट्रेट टॉक से जुड़ने के लिए।
हमारे दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपकी यहाँ पे जो सहभागिता है उससे लगातार स्ट्रेट टॉक का जो मंच है वो उसको मजबूती मिल रही है और निष्पक्ष बने रहने के लिए हमें प्रोत्साहन भी मिलता है। फीडबैक देना ना भूलें info@justbroadcasting.com पर और neha@justbroadcasting.com पर भी मुझे लगातार आपके फीडबैक का इंतजार रहता है। नमस्कार।